हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होगे। देखिए, बात करें एमपीपीजीसीएल जेई 2023 की, तो यहाँ पर आपका जो सिलेबस है उसमें एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट करके आपका एक सब्जेक्ट इस बार ऐड हुआ था सिलेबस में। तो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका हो सकता है कि ये अभी सब्जेक्ट कंप्लीट ना हुआ हो। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको अगर कहीं से इसका एमसीक्यूज़ मिले, जहाँ से भी मिले, तो आप इसका एमसीक्यूज़ भी कर करके आप अपना ये जो सिलेबस है, जो सब्जेक्ट है, उसको आप कवर कर सकते हो। तो मैंने भी यहाँ पे बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ इस पे कवर किया है इस वीडियो में, जिसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट के मैंने अपना पूरा प्रयास किया है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस हो इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आपके पूछ सकते हैं एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पर है। क्या है हमारा पहला क्वेश्चन? विच सेक्शन इन द आईई एक्ट डील्स विद द थेफ्ट ऑफ एनर्जी। आईई एक्ट जो होता है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का कौन सा ऐसा सेक्शन है जो थेफ्ट ऑफ एनर्जी के साथ डील करता है, मीन्स जो बिजली की चोरी होती है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, सेक्शन 39, सेक्शन 40, 43 या फिर सेक्शन 44। जो सेक्शन 39 है वो आपका बिजली के चोरी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका? करेक्ट है, सेक्शन 39। यदि हम बात करें यहाँ पे जितने भी सेक्शंस हैं, तो सेक्शन 39 इन द इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर द डिसऑनेस्ट एब्स्ट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज एंड कंजप्शन विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर्स। मतलब यहाँ पे अगर आप कोई इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी जो या फिर बिजली की चोरी करते हो, उसके लिए आपको सज़ा है। ये सेक्शन 39 के तहत आता है। इसमें आपको जेल भी हो सकती है। और जो सेक्शन 40 है जस्ट उसके बाद, उसमें आपको पेनल्टी फॉर द मैलिशियसली वेस्टिंग एनर्जी। मतलब आप किसी भी फालतू काम के लिए एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, मतलब काम भी नहीं फिर भी आप उसको लगाए पड़े हो और एनर्जी खर्च हो रहा है, अगर ये पता चलता है तो इसके लिए भी आपको पेनल्टी है, वो सेक्शन 40 के अंतर्गत आता है। और सेक्शन 43 और 44 क्या कहता है? पेनल्टी फॉर इलीगल ट्रांसमिशन और यूज़ ऑफ एनर्जी। मतलब आप इलीगल ट्रांसमिशन कर रहे हो, अपने यहाँ से किसी और को दे रहे हो एनर्जी जो बिजली है। ठीक है, इलीगल अगर ट्रांसमिशन कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको पेनल्टी है, वो सेक्शन 43 में आता है। और सेक्शन जो 44 है, पेनल्टी फॉर इंटरफेरेंस विथ मीटर आर लाइसेंसेज वर्क एंड फॉर इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे आपको अगर आपने मीटर के साथ कोई छेड़खानी करी या फिर उसके लाइसेंसी वर्क्स के लाइसेंसी के साथ अगर आपने कोई छेड़खानी करी, तो यहाँ पे आपको पेनल्टी देना होगा। ठीक है, तो ये सेक्शन 44 के अंतर्गत आता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकेंड नंबर का, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट कंट्रीब्यूट्स टू क्लाइमेट चेंज और लोकल एयर पॉल्यूशन। इनमें से कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्लांट है जो कि कंट्रीब्यूट करता है टू क्लाइमेट चेंज एंड लोकल एयर पॉल्यूशन, और एयर पॉल्यूशन करता है। तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, सोलर जनरेशन या फिर जियोथर्मल जनरेशन या फिर विंड जनरेशन या फिर थर्मल जनरेशन। आपको ऐसे ही दिखने से ही पता चल जा रहा है कि सोलर जो सूर्य के प्रकाश वाला सौर ऊर्जा वाला है, ये कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो जियोथर्मल जनरेशन है, ये भी आपका कोई भी पॉल्यूशन नहीं करता है। विंड हवा से कौन सी ही पॉल्यूशन हो जाएगी। तो थर्मल जनरेशन सिंपल सी बात है, जो कोल से हमारा चलता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे क्या है? करेक्ट है, जो कि हमारा क्लाइमेट चेंज और एयर पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, थर्मल जनरेशन। ऐसे ही बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशंस टेकन इज। ये सब देखिए आपके एनर्जी ऑडिट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि टू प्रिवेंट थेफ्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी द प्रिकॉशंस टेकन इज। तो आपके सामने जो ऑप्शन है, टू सील द एनर्जी मीटर मूवमेंट या फिर टू सील द एनर्जी मीटर टर्मिनल्स या टू प्रोवाइड सप्लायर्स फ्यूज आफ्टर द एनर्जी मीटर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो ऑप्शंस दिए गए हैं कि
क्या क्या हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं अगर हमको चोरी को बचाना है, बिजली की चोरी को, तो हम लोग सील कर सकते हैं एनर्जी मीटर मूवमेंट को, ठीक है। पहला भी ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा भी ऑप्शन करेक्ट है आपका, टू सील द एनर्जी मीटर टर्मिनल्स। एंड थर्ड ऑप्शन जो आपका है, टू प्रोवाइड सप्लायर्स फ्यूज आफ्टर द एनर्जी मीटर, मतलब कि अगर यहाँ पे बात कर रहा है कि हम क्या करें, सप्लायर को एक फ्यूज़ प्रोवाइड करें जिससे कि क्या हो, अगर वो कोई भी इसके साथ छेड़खानी करे तो वो चीज़ फ्यूज़ हो जाए, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ पे आपका करेक्ट है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो आपका जो मेन करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, ऑल ऑफ द एबव, मतलब ये तीनों के तीनों क्या है, करेक्ट हैं। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक इंसुलेटेड पीपीई ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिकल वर्क। तो यहाँ पे पीपीई ग्लव्स जो हम बात करें इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए बनाते हैं, वो किस चीज़ का बनाते हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है, वुड, रबर, स्टील या फिर प्लास्टिक। तो वुड का नहीं बनाते हैं, कैसे आप पहनोगे, मतलब बहुत प्रॉब्लम करेगा, हालांकि इंसुलेटर है। स्टील का नहीं बना सकते आप, प्लास्टिक का नहीं बना सकते। सो ये आपका सिंपली क्या होता है, रबर का होता है, ठीक है, रबर का होता है। अगर हम बात कर लें कि रबर क्या है हमारा, रबर इज़ यूज टू मेक इंसुलेटेड पीपीई ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिक वर्क एंड रबर इज़ एन इंसुलेटर एंड हैंस प्रिवेंट्स देम फॉर फ्रॉम गेटिंग एन इलेक्ट्रिक शॉक। तो इंसुलेटर है तो इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगने देगा। और दो तरह के ये होते हैं, टाइप 1 ग्लव्स एंड टाइप 2 ग्लव्स, जिसमें टाइप 1 ग्लव्स आर कंपोज्ड ऑफ नेचुरल रबर एंड डू नॉट ऑफर एनी ओजोन रेजिस्टेंस, ये नेचुरल रबर के बने होते हैं। जबकि टाइप 2 जो ग्लव्स होता है, दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ग्लव्स, दे आर कंपोज्ड ऑफ सिंथेटिक रबर, आजकल यही चलन में है जो सिंथेटिक रबर हैं, एंड ऑफर ओजोन रेजिस्टेंस, और ये ओजोन रेजिस्टेंस को भी ऑफर करते हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 5th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग केयर शुड बी टेकन फॉर इलेक्ट्रीशियंस नाइफ। तो जो इलेक्ट्रीशियंस अपने साथ चाकू रखते हैं उनके साथ क्या क्या हमको सावधानी रखनी पड़ती है। सो पहला जो आपका ऑप्शन है, डू नॉट फोल्ड नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज़, ठीक है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो कि डू नॉट फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज। सेकेंड ऑप्शन है, डू नॉट यूज़ द नाइफ फॉर कटिंग वायर्स एंड कीप नन ऑफ द ब्लेड्स इन अ शार्प कंडीशन। एंड फोर्थ है आपका ऑल ऑफ द एबव। सो यहाँ पे कौन कौन सा हमको केयर करना चाहिए, कह रहा है डू नॉट फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज़। यहाँ पे होना चाहिए था कि डू नॉट फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन, जब आप इसको यूज कर चुके हो तो उसके बाद आप क्या करो, इसको फोल्ड करके रख दो, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट की जगह पे होना चाहिए था कि फोल्ड करके रखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डू नॉट नहीं होना चाहिए था, जो ऑप्शन है वो थोड़ा गलत सेट किया गया है कि जैसे आपका जब ये यूज़ में ना हो तो आप इसको फोल्ड करके रख दें। और यहाँ पे डू नॉट यूज़ द नाइफ फॉर कटिंग वायर्स, ठीक है, तो आप वायर को कट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आप इसको वायर को कट करने के लिए नहीं यूज़ कर सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन जो था कि डू नॉट फोल्ड द नाइफ ब्लेड व्हेन नॉट इन यूज़, तो जब आपका ये काम नहीं है तब आप इसको फोल्ड मत करिए, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता है। तो दो ऑप्शन हमको इसमें करेक्ट दिख रहे हैं। एंड कीप नन ऑफ द ब्लेड्स इन शार्प कंडीशन, तो हमको इसमें शार्प कंडीशन में नहीं रखना है किसी भी ब्लेड को, ठीक है। तो इस तरीके से आपके केवल दो ऑप्शंस करेक्ट हो रहे थे, लेकिन हमें लग रहा है कि पहला क्वेश्चन में डू नॉट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा कि डू नॉट यूज़ द नाइफ फॉर कटिंग वायर्स, ठीक है। हम जो नाइफ है आपका चाकू है वो आपका वायर्स के कट के लिए, वायर्स को कट करने के लिए यूज़ में नहीं ले सकते हैं, ठीक है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6th नंबर का, विच फायर एक्सटिंग्यूशर इज सुटेबल फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। सो यहाँ पे कौन सा एक्सटिंग्यूशर है, फायर एक्सटिंग्यूशर जो कि सुटेबल है फॉर लाइव इलेक्ट्रिकल फायर। तो लाइव इलेक्ट्रिकल फायर के लिए सिंपली हम CO2 का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। उसके बाद आपके सामने लिक्विफाइड केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते, वाटर फ्यूल का तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना ही हेलोन का कर सकते हैं, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। हेलोन का भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हम कार्बन डाइऑक्साइड को प्रीफर करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पे, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7th नंबर का, अकॉर्डिंग टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन मेजर डैश प्रोजेक्ट गेट प्रियोरिटी, अदर प्रोजेक्ट्स हैव टू बी एनालाइज्ड, engineered and budgeted for their implementation in a phased manner, ठीक है। तो यहाँ पे according to the classification of energy conservation measure dash projects get priority, कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे उसको priority दिया जाता है। तो यहाँ पे आपके सामने जो ऑप्शंस है, मॉडरेट कॉस्ट मॉडरेट रिटर्न, या फिर हाई कास्ट हाई रिटर्न, या फिर लो कास्ट हाई रिटर्न, या फिर मीडियम कास्ट हाई रिटर्न। तो देखिए हर जगह पे हमको जो प्रोजेक्ट दिया जाता है वो हमेशा यही दिया जाता है
कि आपका जो कॉस्ट लगे वो लो हो और रिटर्न आपको हाई करे। सो लो कास्ट हाई रिटर्न, ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। लो कास्ट हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स गेट प्रियोरिटी, अदर प्रोजेक्ट्स हैव टू बी एनालाइज्ड, engineered and budgeted for their implementation in a fair manner, right? सो लो कास्ट हाई रिटर्न प्रोजेक्ट्स को प्रियरिटी दिया जाता है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। सो इनमें से कौन सा ऐसा हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, नॉट मतलब नहीं है, इनमें से कौन सा ऐसा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं है जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन एंड कंजप्शन है? हाई लाइटिंग, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, या फिर थर्मल पॉल्यूशन, या फिर क्लाइमेट चेंज। सो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल एक इन्वायरमेंटल हमारा प्रॉब्लम है, थर्मल पॉल्यूशन भी इन्वायरमेंटल है, क्लाइमेट चेंज भी हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम कर देता है। बट अगर हम हाई लाइटिंग करते हैं, ठीक है, अगर हम जैसे यहाँ पे बोला है कि रिलेटेड टू एनर्जी प्रोडक्शन कंजप्शन, तो हाई लाइटिंग की वजह से कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है, अगर आप हाई लाइटिंग करते हो तो। हाँ, ये बात अलग है कि आप किस चीज़ से करते हो, जनरेट करते हो, वो आपको प्रॉब्लम करती है, लेकिन हाई लाइटिंग की वजह से कोई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम नहीं होता है। आप उसको लो रखो, जैसे लो है, फिर उसके बाद अगर आप उसको हाई करना चाहते हो तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 9th नंबर का, What should be breaking strength of every guard wire according to IE Rule 88? सो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल जो 88 है वो क्या कहता है, वो हमारा गार्ड वायर के लिए है। तो अकॉर्डिंग टू रूल 88 ये कहता है नॉट लेस देन 365.02 kg। बात कर रहा है ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ एवरी गार्ड वायर की, तो वो कह रहा है नॉट लेस देन 365.02 kg, या फिर नॉट लेस देन 455.02 kg, या फिर नॉट लेस देन 635.02 kg, या फिर नॉट लेस देन 536.02 kg। सो जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि जो ब्रेकिंग स्ट्रेंथ होना चाहिए गार्ड वायर का वो नॉट लेस देन 635.02 kg होना चाहिए, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका, करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो दिस रूल डिस्क्राइब्स द गार्डिंग इन एन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। गार्डिंग इन्वॉल्व्स लोकेटिंग ऑन एनक्लोजिंग इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टू मेक श्योर पीपल डू नॉट एक्सीडेंटली कॉन्टेक्ट लाइव पार्ट्स, ठीक है। मतलब इसीलिए हम इसका गार्डिंग करते हैं ताकि कोई भी यहाँ पे एक्सीडेंटली इसके लाइव पार्ट के कांटेक्ट में ना जाए। एज पर IE रूल 88 एवरी गार्ड वायर शैल बी कनेक्टेड विथ अर्थ एट ईच पॉइंट एट विच इट्स इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी इज ब्रोकन, ठीक है। हर एक मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि एज पर इलेक्ट्रिसिटी रूल 88 अगर हम बात करें तो एवरी गार्ड वायर शैल बी कनेक्टेड विथ अर्थ के साथ कनेक्टेड होते हैं। ईच पॉइंट एट विच इट्स इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी इज ब्रोकन, जहाँ पे इसकी इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी ब्रोकन होती है। एवरी गार्ड वायर शैल हैव एन एक्चुअल ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस देन 635 kg, ठीक है, 635 kg से अधिक नहीं होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेंथ इसका। इफ़ द गार्ड वायर इज मेड ऑफ आयरन और स्टील इट शैल बी गैल्वेनाइज्ड। अगर यहाँ पे आयरन और स्टील आप यूज़ कर रहे हो तो ये गैल्वेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हमारा 10th नंबर का, Who among the following has introduced various initiative provisions in support of the EC Act? तो EC Act के सपोर्ट में कह रहा है किसने इंट्रोड्यूस किया वेरियस इनिशिएटिव प्रोविजंस को, ठीक है, EC Act के सपोर्ट में। EC Act का मतलब है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के सपोर्ट में कौन रहा। सो ये आपका डेजिग्नेटेड कंज्यूमर्स, ECBD, या फिर BEE, या फिर BIS। सो यहाँ पे अगर हम बात करें कि कौन इसके सपोर्ट में रहा था तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा BEE, ठीक है, BEE, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, BUREAU, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, ठीक है। तो ये अगर हम बात करें तो ये इसके सपोर्ट में रहा था। और यदि हम बात कर लें यहाँ पे कि जो एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट है 2001 का, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेट अप द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी ऑन 1 मार्च 2002 अंडर द प्रोविजंस ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट। तो BEE ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन अ कंपेरेटिव स्टेटमेंट व्हाइल कंपाइलिंग इंफॉर्मेशन ऑन द टेंडर इवेल्युएशन शीट फॉर्मेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑफ अ स्पेशल अटेंशन। तो अगर हम बात करें टेंडर की यहाँ पे, ठीक है, टेंडर को कंपाइल करते समय कौन सा इनमें से ऐसा यहाँ पे चीज़ है जो कि जिसको बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया जाता है। तो वो आपके सामने ऑप्शंस हैं,
एश्योरेंस टू रिप्लेस डिफेक्टिव सप्लाईज, या फिर नेम ऑफ द सप्लायर, या फिर टर्म्स ऑफ डिलीवरी, या फिर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। सो इनमें जो नेम ऑफ द सप्लायर है उस पर कोई अटेंशन नहीं दिया जाता है, ठीक है, नेम ऑफ सप्लायर को यहाँ पे नहीं शो किया जाता है। सो सेकेंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच BIS सिंबल डज रिप्रेजेंट द मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज, लाइटिंग सर्किट बोर्ड, लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड, ठीक है, लाइटिंग सर्किट फ्यूज बोर्ड का इसमें सिंबल है, लेकिन ये बोल रहा है कि विच BIS सिंबल डज रिप्रेजेंट मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज, मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने जो सिंबल्स है आप देख सकते हो, एक इसमें लूडो भी खेलता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है सेकंड, आपका कुछ ऐसा सिंबल होता है, बात करें हम मेन फ्यूज बोर्ड का, जो कि विदाउट स्विच है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे जो BIS सिंबल है आपका, ठीक है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसका क्या होता है फुल फॉर्म, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और ये इक्विपमेंट है। तो जो मेन फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विच है उसका सिंबल सिंपली ऐसे होता है, और मेन फ्यूज बोर्ड विथ स्विचेज अगर हम बात करें तो वो कुछ ऐसे होता है, हाफ हाफ, हाफ मतलब फील्ड है और आधा एम्प्टी है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बात करें फ्यूज बोर्ड विदाउट स्विचेज की, तो वो भी देखिए पूरा फील्ड है, लेकिन उसमें क्या है हमारा कि आपका डैश 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 ऐसे लाइनिंग है, और डिस्ट्रीब्यूशन फ्यूज विथ स्विचेज में आधा भरा हुआ है आधा खाली है, ठीक है। विदाउट की अगर हम बात करें तो पूरा पूरा का पूरा भरा हुआ है, और विथ स्विचेज की बात करें तो आधा भरा हुआ आधा खाली है, आधा भरा हुआ आधा खाली है, ठीक है। ऐसे ही बढ़ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट, इनमें से कौन सा एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं, LVDT, फ्लू गैस एनालाइजर, थर्मो हाइग्रोमीटर, PS मीटर। तो देखिए यहाँ पे आपका ये जो तीनों के तीनों हैं ये आपके एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट हैं, जबकि LVDT क्या है हमारा एक ट्रांसड्यूसर है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट है, जो कि एक एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बाकी तीनों के तीनों आपके एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट हैं। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड इज एप्लीकेबल टू, जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है जिसको हम लोग ECBC भी बोलते हैं, ठीक है, ECBC एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। सो वो किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, या फिर ओनली प्राइवेट बिल्डिंग्स, या फिर बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बिल्डिंग्स। तो देखिए ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट बिल्डिंग्स, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या आपका करेक्ट है। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, एक्सटिंग्विशिंग the fire through the process of isolating the fire from supply of oxygen by blanketing it with foam, sand, etc. is known as। so अगर हम कहीं पे फायर आग लग जाती है तो उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए हम क्या करते हैं, द फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन बाई ब्लैंकेटिंग, मतलब यहाँ पे हम ब्लैंकेटिंग करते हैं ना, उसके ऊपर से ब्लैंकेट एक ऊपर उसके ऐसा कवर कर देते हैं कि उसमें ऑक्सीजन न जाने पाए, या फिर फोम का यूज़ करते हैं, या फिर उसके ऊपर बालू का छिड़काव करने लगते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इस तरीके से आग बुझाने को, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंपली स्मॉदरिंग, ठीक है, स्मॉदरिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। कूलिंग, कूलिंग का मतलब जैसे सिंपली हम लोग करते हैं पानी फेंक के कर दो, या फिर जैसे भी वाटरिंग तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, मतलब कि ये भी हमारा क्या होता है, वहीं पानी वानी फेंक के। स्टॉर्विंग, स्टॉर्विंग का क्या मतलब होता है कि उसके आसपास के ईंधन को आप हटा दो, साफ़ कर दो, तो वो आग क्या होती है, बुझ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें स्मॉदरिंग की, क्या होता है स्मॉदरिंग मतलब इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर बाय रिमूविंग द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को रिमूव करने का ये प्रोसेस है, बाय ब्लैंकेटिंग द फायर विथ फोम, सैंड एट्सेट्रा। मतलब आपको क्या करना होता है, वहाँ का ऑक्सीजन अगर आप हटा दो तो वैसे ही आग बुझ जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्मॉदरिंग। और अगर हम लोग बात करें स्टॉर्विंग की, सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एक्सटिंग्विशिंग द फायर बाय रिमूविंग द फ्यूल इन द विसिनिटी ऑफ द फायर, ठीक है। मतलब जो फ्यूल की अगर हम लोग बात करें, जो जहाँ पे भी आग लगी हुई है उसके आसपास का जो फ्यूल है, ठीक है, उसको यदि हम लोग हटा दें, ठीक है, तो भी फायर बुझ जाएगा, इसको हम लोग स्टॉर्विंग बोलते हैं। कूलिंग का मतलब तो सिंपली हम लोग जैसे भी वाटर वगैरह के थ्रू उसको टेम्परेचर को कम कर दें, दैट इज़ कॉल्ड कूलिंग। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, एज पर द एम्बेडेड EC एक्ट, अगर हम बात करें एज पर द amended EC Act, Energy Conservation Act, the minimum contract demand for a building should be। तो एज पर द अमेंडमेंट EC Act, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के थ्रू मिनिमम जो कॉन्ट्रैक्ट होता है डिमांड फॉर अ बिल्डिंग शुड बी कितना होना चाहिए। तो मिनिमम जो रखा गया है वो आपका रखा गया है 120 kVA, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, 120 kVA रखा गया है।
तो देखिए ये सब क्वेश्चंस आपको बस केवल ऐसे ही अपने माइंड में सेटअप कर लेने हैं, बहुत ज़्यादा इन पे ध्यान भी नहीं देना है कि नहीं इसको चले एकदम बढ़िया से रट्टा मारने, बस एक बार देख लो, माइंड में आया तो ठीक, मतलब वहाँ पे अगर आया क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं है। सो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच एक्ट इज़ यूज्ड टू रेगुलेट द इंडियन पावर सेक्टर टुडे। तो ये क्वेश्चन अच्छा है काफ़ी, विच एक्ट इज़ यूज्ड टू रेगुलेट द इंडियन पावर सेक्टर टुडे। सो देखिए यहाँ पे पहले जो आपका इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट आया था 1910 आया था, ठीक है, 1910। उसके बाद आपका 1948 आया था, उसके बाद आपका 1998 आया था। जस्ट उसके बाद एडवांस फीचर्स को देखते हुए, अच्छी अच्छी टेक्निक्स को उसमें इम्प्रूव करने के लिए आपका आया लास्ट में इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, ठीक है। सो विच एक्ट इज़ यूज टू रेगुलेट द इंडियन पावर सेक्टर टुडे। तो आज के समय में ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 इसमें आपका रन कर रही है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, व्हेन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज इशूड, ठीक है, व्हेन एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड वाज इशूड। तो एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल्डिंग कोड है ECBC, वो आपका कब इशूड हुआ है। सो वो आपका हुआ है मई या फिर मार्च 2007 में, ठीक है, मई या फिर मार्च 2007 में। अभी आपको देख लेते हैं यहाँ पे। तो जो यहाँ पे आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है ECBC, द एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC वॉज लॉन्च्ड इन मई 2007, ठीक है। तो मई 2007 में लॉन्च हुआ है बाय द ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, BEE से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इस्टेब्लिश मिनिमम रिक्वायरमेंट्स फॉर एनर्जी इफिशिएंट डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, ठीक है। ECBC का यही काम ही है कि एनर्जी इफिशिएंट बिल्डिंग्स को डिजाइन करना। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ विक्टिम ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक से प्रताड़ित हो जाता है तो उसके लिए जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है वो क्या होना चाहिए। तो देखिए कभी भी किसी को अगर शॉक लग जाता है ना, इलेक्ट्रिक शॉक, तो उसमें आपको क्या करना है, कह रहा है यहाँ कूलिंग डाउन द विक्टिम, कि विक्टिम को थोड़ा सा मतलब ठंडा होने दीजिए। अगर शॉक लगाया तो थोड़ा मतलब होता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम इफ द विक्टिम इज नॉट एबल टू ब्रीथ ऑन इट्स ओन, या डू नॉट कीप द विक्टिम स्टिल एंड प्रेफरेबली सिटिंग आर लाइंग डाउन, या फिर कह रहा है नन ऑफ दी एबो। इनमें से कौन सा पहला हमारा जो ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो देखिए कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे तो जो विक्टिम है उसको आप ऐसे ही मत छोड़िए, ना इसको बैठने दीजिए, ना ही लेटने दीजिए, ना ही उसको वेट करिए कि उसका टेम्परेचर डाउन हो। आप उसके पैरों में या तो रब करते रहिए, हाथों को रब करते रहिए, या फिर जो उसका अगर वो सांस नहीं, पहली बात तो सांस नहीं ले पाता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइड करना है। चाहे जैसे भी आप अपने मुंह से उसको सांस दीजिए या फिर जैसे भी, लेकिन उसका रेस्पिरेशन सिस्टम वर्क करना चाहिए, तभी वो बचेगा, अदरवाइज उसकी जान जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन प्रोवाइडेड टू द विक्टिम इफ द विक्टिम इज नॉट एबल टू ब्रीथ इट्स ओन। अगर उससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो पहले आप उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दीजिए, ठीक है। उसको सांस लेने के लिए आप अपने खुद मुंह से ब्लो करिए हवा, ताकि उसको ऑक्सीजन मिले, राइट। बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 20th नंबर का, व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द सप्लाई ऑफ हाउस पावर इन इंडिया। तो यहाँ पे ये तो सबसे सिंपल सा ही है कि प्रिस्क्राइब्ड फ्रीक्वेंसी क्या है इंडिया की, तो 50 हर्ट्स, अमेरिका की 60 हर्ट्स, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। फिर यहीं तक करते हैं। तो आई होप कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको ठीक लगा होगा, ठीक है। बस इसको आप एक बार ऐसे ही देख लीजिए और अपने माइंड में बस सेटअप कर लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो हम वहाँ पे टिक मार सके, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।